साइमा, मैं तुम्हारे नाम अपनी कुछ जायदाद करना चाहता हूँ। मैं दुल्हन बनी बैठी थी जब मैं अपने दूसरे शोहर की ये बात मेरे कानों में पड़ी। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि कासिम ये बात कर सकता है। इससे ज़्यादा हैरत मुझे ये सुनकर हुई थी कि इसके पास जायदाद भी थी, मगर कौन से। मैंने पूछा तो नहीं, अलबत्ता सवालिया अबरू उचकाकर इसकी जानब देखा। वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ाया, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हें इस जायदाद के मुतल्लिक नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था शादी की पहली रात तुम्हें ये मुंह दिखाई के तौर पर दूं। यही वजह थी कि मैंने ये सब कुछ छुपाए रखा। मुझे एक खुशगवार सा एहसास हुआ, यानी वो मर्द जिसे मैं कंगला समझती थी वो कंगला नहीं था, बल्कि मेरी मोहब्बत में उसने खुद को मेरे सामने एकदम कंगाल जाहिर किया था। मतलब मैंने किसी गलत आदमी से मोहब्बत करके गलती नहीं की, जो किया एकदम सही किया। अच्छा हुआ मैंने अपने पहले शोर को छोड़ दिया, वरना इसके पास स्वाय दौलत के था ही क्या। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने नम आंखों से कासिम की जानब देखा और कहा, मुझे फ़ख्र है कि मैं अब तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी पे कोई पछतावा नहीं है। तुम मेरे नाम जो कुछ करना चाहते हो बेशक ना करो, क्योंकि तुम्हारा कहना ही मेरे लिए काफ़ी है। मैंने इसकी हाथ अकीदत से थाम कर कहा तो वो मुस्कुरा दिया। बोला, मैं वो मर्द नहीं हूँ जो सिर्फ बातों पर औरत को टरखाए। मैं ये कागजात भी लाया हूँ कि तुम्हें आज ही ये तोहफा दूँ। इसने एक फ़ाइल मेरे सामने की तो खुशी से मेरे आंसू बह निकले। मैंने फ़ाइल देखे बगैर एक तरफ कर दी, मगर कासिम ने इसी वक्त मेरे हाथ में बाल पेन थमाई और कहा, अपने साइन करके मुझे वापस कर दो, मैं इसे अलमारी में रख दूँ। मेरी आंखें तो खुशी के आंसुओं से बार बार धुंधला रही थी। मैंने झट 2-3 जगहों पर साइन किए तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे ऐसी खुशी ज़िंदगी में नहीं मिली। मैं शर्मिंदा हूँ, तुम्हें एक 2 कमरे के छोटे से घर में ब्याह कर लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए अच्छा घर भी बनवा सकता था, मगर यही चाहता था कि जितना कुछ है वो तुम्हारे नाम कर दूँ। इसी वजह से कोई कदम नहीं उठाया। मैंने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, ये दौलत बहुत देखी है मैंने। अब मुझे ज़िंदगी में मोहब्बत चाहिए, जो तुम्हारी सूरत मुझे मिल गई है। इस दिन मुझे लगा था कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगी, और ऐसा ही हुआ। 2-3 हफ्ते तो इस छोटे से 2 कमरे के घरों में बहुत अच्छे गुजरे। फिर 2 हफ्तों बाद एक रोज़ कासम आया और बोला, चलो कहीं पे चलना है। मैंने हैरानी से पूछा, कहाँ चलना है, मगर वो बेजिद था कि मेरे साथ चलकर देखो, मैं तुम्हें खुद कुछ नहीं बताऊंगा। मैं मुस्कुराते हुए इसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आई तो वो एक बहुत बड़े और खूबसूरत घर के सामने आकर रुका। मैंने हैरानी से पूछा, यहाँ कौन रहता है, किससे मिलवाने लाए हो? तो वो हंसकर बोला, अब हम जहाँ रहेंगे। अब मैं तुम्हारी शान शान घर ढूंढकर तुम्हें इसके मालकिन बनाना चाहता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं इसका शुक्रिया अदा करती अंदर घर देखने आई तो वो बहुत खूबसूरत था। अब हम इस घर में रहने लगे। साथ ही कासम ने मेरे लिए नौकर भी रख लिए थे। मैं तो भूले नहीं समा रही थी। हमारी शादी को 1 महीना हो गया और वो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन महीना था। 1 माह बाद अचानक से मुझे अपनी बेटी का फ़ोन आया। मैंने इससे बात की तो वो रो रही थी। मैंने परेशानी से पूछा, माहम क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मेरे सामने मेरी बेटी कभी भी नहीं रोई थी, बल्कि वो तो मुझसे बात भी कम कम करती थी। इसके रोने की वजह पूछी तो वो और ज़्यादा रोने लगी। मैंने फिर पूछा, माहम क्या बात है, मुझे बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली, मम्मी पापा ने मेरा वीज़ा कैंसिल करवा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ करवा दिया है। आप जानती हैं अमेरिका में रहना किस कदर मुश्किल है। मैं बगैर पैसे के यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ? ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि मेरा साबका शौहर ऐसे कैसे कर सकता है। माहम तो इसकी बेटी थी। अगर मैंने इससे तलाक ले ली है तो माहम के साथ तो इसका तल्लक बहाल है ना। वो तो बेटी है और बेटी के साथ ऐसा कौन करता है। मज़ीद माहम ज़्यादा अटैच भी अपने बाप से थी, तभी वो हमेशा हर लड़ाई में इसकी साइड लिया करती थी। मुझसे बहुत कम कलाम करती थी। मैंने इसे कहा कि तुम सब्र करो, कासम आता है तो मैं इससे बात करती हूँ, मगर वो मुसलसल रोए चली जा रही थी। मैंने फिर इसे कहा कि तुम ऐसा करो, वापस आ जाओ, बाकी के मामलात जब ठीक हो जाए, तुम्हारा वीज़ा वगैरह लग जाए, तब तुम वहाँ वापस चली जाना। इसकी अगली बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वो रोते हुए बोली, मम्मी मेरे पास एक टाइम खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं। जब तक पैसे थे मैं लगाती रही थी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। आप प्लीज़ मेरी टिकट करवा दें और मैं पाकिस्तान वापस आ जाती हूँ। मैंने कांपते हाथों से इसे तसल्ली देकर फ़ोन रख दिया कि कुछ देर तक मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में भिजवा देती हूँ। इसका फ़ोन बंद करते ही मैंने कासिम को फ़ोन किया और कहा कि इतने पैसे माहम के अकाउंट में भिजवा दो। पहले तो वो बहुत रिलैक्स था,
मगर ये बात सुनते ही इसके असाब तन गए और बड़े तंतने से बोला कि मैं किस खुशी में इस पर पैसे लगाऊं। कहो अपने साबका शोर से इसके बाप को। मैंने इसे जवाबन सारी बात बता दी, मगर इसके सर पर जूं भी नहीं रेंगी और बोला मुझे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो वहाँ पर भीख भी मांगे, इसका तुम्हारे साथ रिश्ता है, मुझसे कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। मैं हक्का बक्का थी कि क्या ये वही कासम है जो मुझसे मोहब्बत के बलंग बांग दावे करता है, अब कैसे एकदम से मुकर गया है। मैंने संजीदगी से पूछा, कासम सिर्फ एक मर्तबा इतना बताओ कि क्या तुम मेरी बेटी के लिए कुछ कर सकते हो या नहीं। इसने नफ़ी में सर हिलाकर कहा कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बहुत अमीर है ना इसका बाप, इसे जाकर पूछो, वो जो भी करना चाहे कर दे, मुझसे उम्मीद ना रखो। मैंने कहा ठीक है, मैं भी कोई ऐसी गिरी पड़ी नहीं हूँ, कर लूँगी जो कर सकती हूँ। इतना बोलकर मैंने वहाँ से जाना चाहा तो कासम ने कहका लगा के पूछा, तुम क्या करोगी। मैंने कहा इतनी जायदाद है मेरे पास जिसका थोड़ा सा भी हिस्सा बेच दूँ तो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो तंसिया अंदाज में मुस्कुरा के बोला, कौन सी बच्ची जिसने तुम्हारी दूसरी शादी पर फ़ोन करके सिर्फ इतना कहा था कि मुझे दोबारा अपनी बेटी समझने की कोशिश भी ना करना, और तुम मेरे कंधे पर सर रख के धाड़े मार मार के रोई थी। मैंने कहा तुम जो भी कहो, मगर जब तुमने इनकार कर दिया है तो मैं कुछ मर्जी करूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। इसने अपने कंधे उचकाए और वहां से चला गया। मैं भी गुस्से में तिलमिलाती हुई अंदर कमरे में आ गई और अपने वकील को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने पर मुझे पता चला कि कुछ रोज़ पहले इसका इंतकाल हो गया है। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, मगर खैर ये कौन सा दुनिया का आखिरी वकील था। मैंने एक और से रब्ता किया और अपनी ज़मीन के कागजात इसे व्हाट्सएप कर दिए कि मैं ये ज़मीन बेचना चाहती हूँ, मुझे कोई अच्छा प्रॉपर्टी डीलर ढूंढ के दें और सारी कार्रवाई कर लें। रात तक मुझे इसकी रकम मिल जानी चाहिए। थोड़ी देर बाद वकील का फ़ोन आया तो इसने कहा, मैडम ये ज़मीन तो किसी कासम जाफ़र के नाम है, आपके शोहर नहीं है। मैंने कहा, वकील साहब वो मेरा दूसरा शोहर है, लेकिन ज़मीन तो मेरे नाम ही है, आप दोबारा देखें। तो इसने बताया कि फ़लाँ तारीख को ये ज़मीन आपने ही कासम जाफ़र के नाम मुंतकिल की थी। मेरा तो दिमाग साई साई करने लगा। जब मैंने तारीख को जहन में धराया तो याद आया ये तो मेरी दूसरी शादी का दिन था और पहली रात ही कासम ने एक फ़ाइल मेरे आगे कर दी थी कि इस पर साइन करो। मैंने वजह पूछी तो इसने बताया, मेरे नाम कुछ जायदाद थी जो अब मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, और इससे पहले कासम ने इस जायदाद के मुतल्लिक मेरे सामने कभी भी जिक्र नहीं किया था। जहनी इसने मुझे धोखा दिया था और मेरे गिर्द घेरा तंग करके उसने मेरी वो जायदाद जो मेरे हिस्से पर थी अपने नाम बड़ी होशियारी से करवा ली थी। मेरा दिल चाह रहा था कि अपने बाल नोचूं। किसी से मोहब्बत में इस कदर भी क्या अंधा होना कि वो आपको ही कंगला कर दे। मैं भागकर बाहर कमरे से निकली तो देखा वो लॉन्च में बैठा मैच देख रहा था। मैंने जाकर टीवी बंद किया और पूछा, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? जब मैंने तुमसे शादी कर ली थी तो फिर क्यों किया? वो हैरत से बोला, क्या कर दिया मैंने? मैंने इसकी ढिठाई पर तौ खाते हुए कहा कि मेरी जायदाद अपने हिस्से करवा ली और अब पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया? मैं तुम्हारे साथ ब्याह गई थी, हो सकता था कि मैं खुद ही वो तुम्हारे नाम कर देती, मगर तुमने मुझे धोखा दिया है। वो हंसकर बोला, बस तुमने भी तो करनी थी तो खुद मैंने कर ली। मैंने इसके हाथ से रिमोट छीन कर दीवार में दे मारा, जिसे देखकर वो एकदम से उठा और मुझे पीटना शुरू कर दिया। अपनी औकात में रहो, ज़्यादा मत बढ़ो। तुम जैसी बदकिरदार औरत को अपनी बीवी बनाया है तो बीवी बन के रहो, ज़्यादा सर पर चढ़कर मत नाचो। मैंने गम और गुस्से की कैफियत में पूछा, कहाँ से बदकिरदार हूँ? बताओ, तुमसे शादी कर ली इस वजह से बदनाम करते फिर रहे हो मुझे? वो भी ढिठाई से बोला, जो औरत किसी और के निकाह में रहते हुए मेरे साथ मोहब्बत की पेंगी बढ़ाए वो बदकिरदार ही हुई ना। यह शराफत का मेडल गले में डालो इसके और जहाँ से जाओ अपनी बेटी को खुद संभालो। बल्कि खबरदार जो इससे कोई तलक रखा तो मैं तुम्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा इसके मामले में बोलने की। मैं हक्का बक्का कासिम को देखती रह गई और वो वहाँ से चला गया। मैं वहीं सोफे पे ढह गई, यानी वो सारी जायदाद जो वक्तन फ़वक्तन मेरे नाम करता रहा था आज मेरे हाथों से रेत की तरह बह गई थी। मैंने जल्दी से जाकर अपने जेवर वगैरह को देखा, मगर वो भी सद अफसोस के पहले ही कासम को दे चुकी थी लाकर में रखवाने के लिए। मुझे शदीद रोना आ रहा था। उधर माँ हम न जाने किस अजाब में बैठी होगी। मेरी नज़र हाथ में मौजूद दोनों अंगूठियों पर पड़ी तो इस वक्त जाकर मैंने वो अंगूठियाँ बेची और माहम को वापस आने के पैसे भिजवा दिए। ये भी डर था कि कासम मुझसे सवाल ना करे मैंने इसकी मदद क्यों की। खैर काफ़ी दौड़ धूप के बाद 2 दिन बाद की फ़्लाइट मिली थी। बाकी पैसों से इसने अपना 2 दिन का इंतज़ाम कर लिया था। 2 दिन बाद वो आई तो कासम किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। सो ये अच्छा मौका था।
میں نے اسے ایئرپورٹ سے جا کر لیا تو وہ میرے گلے لگ کر روتے ہوئے مجھ سے بات بات پر معافی مانگ رہی تھی۔ ممی، صرف آپ سے بدلہ لینے کے لیے پاپا نے میری زندگی کو مشکل بنا دیا، حالانکہ میں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے۔ جب بھی میں نے پاپا سے پوچھا وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے بڑی شفاقی سے کہا کہ تم بھی وہی کچھ کرو گی ایک دن جو تمہاری ماں نے میرے ساتھ کیا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ ابھی ہی تم سے وہ سب چھین لوں جس کا دکھ مجھے تمہارے جانے سے ہوگا۔ میں نے اسے دلاسا دیا، پھر اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا تو اس نے پوچھا، ممی کیا آپ مجھے اپنے گھر لے کر جا رہی ہیں؟ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس بچی کو اب کیا کہوں۔ میں نے کہا، میری جان تم ابھی اپنے پاپا کی طرف جاؤ، وہ تمہیں دیکھیں گے تو مان جائیں گے، بس وقتی غصہ ہوگا، میں تمہیں اپنے گھر بعد میں لے کر جاؤں گی۔ وہ سیدھی سادی سی بچی تھی، اس نے زیادہ بحث نہیں کی۔ میں نے اسے ولی کے گھر کے باہر اتارا اور وہاں سے چلی آئی۔ ابھی مجھے وہاں سے گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب مجھے ماہم کا فون آنے لگا۔ میں نے کئی مرتبہ اس کا فون کاٹا کیونکہ میں جانتی تھی وہ یہی کہے گی کہ ولی اسے قبول نہیں کر رہا تو میں اسے واپس اپنے پاس لے جاؤں، مگر بار بار کاٹنے پر بھی اس کا فون آنا نہیں رکا تو میں نے تنگ آ کر اٹھا لیا اور چھوٹتے ہی بولی، ماہم ابھی مصروف ہوں، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ میرا فون سپیکر پر تھا۔ اتنا بول کر میں نے جیسے ہی فون کاٹنے لگی اس نے چیخ کر کہا، پاپا مر گئے ہیں۔ ممی، میرا ہاتھ حرکت کرتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں جو اپنے گھر کے باہر پہنچ چکی تھی فل سپیڈ میں گاڑی کو ولی کے گھر کی طرف بڑھایا۔ وہاں پہنچی تو باہر کچھ لوگ جمع تھے اور گھر کا دروازہ کھلا تھا جس میں سے روتی ہوئی ماہم صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں گاڑی اندر لے گئی، جب جا کر دیکھا تو ایک چرپائی پر ولی کی میت پڑی تھی۔ ماہم اس کے پاس بیٹھی دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا ماہم؟ اس نے کہا، میں پاپا کے کمرے میں گئی ہوں، گارڈ نے بتایا کہ آج وہ صبح سے باہر نہیں نکلے تو میں انہیں اٹھانے گئی مگر دیکھا وہ آدھے بستر پر تھے اور آدھے زمین پر، وہیں لیٹے لیٹے انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ گارڈ کو انفارم کرنے لگے، تبھی شاید ان کی جان نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ خیر، کفن دفن اور جنازے کے سارے انتظامات وغیرہ کروائے۔ میں نے قاسم کو فون کر کئی مرتبہ اطلاع کرنے کی کوشش کی مگر وہ شہر سے نہ صرف باہر تھا بلکہ اس نے اپنا فون بھی بند کر رکھا تھا۔ ولی کو اس کی آخری منزل تک پہنچانے کے بعد میں ماہم کے پاس ہی رک گئی۔ وہ بچی ایک دم نڈھال ہوئی پڑی تھی کیونکہ ہمیشہ سے وہ اپنے باپ کے بہت قریب رہی تھی، کوئی دوسرا بچہ بھی نہیں تھا جسے اس کی بٹی ہوئی توجہ ملتی۔ میرا اور قاسم کا سارا پیار اس اکیلی کو ہی ملا تھا۔ میں اس کے پاس رکی۔ اگلے روز قاسم وہاں آ گیا۔ اس نے خوب ہنگامہ کیا کہ کیسے اسے بتائے بغیر میں اپنے سابقہ شوہر کے گھر رک سکتی ہوں۔ میں نے قاسم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بچی پریشان ہے، اس کے سامنے یہ ڈرامہ مت کرو، مگر وہ کسی صورت باز نہیں آ رہا تھا۔ ماہم میرے قریب آئی اور بولی، جائیں ممی، آپ کا بھی گھر ہے، مجھے ایسے بھی اکیلے رہنے کی عادت ہے، امریکہ میں تو اکیلے ہی رہتی تھی نا، یہاں بھی رہ لوں گی، تو آپ جائیں، میری وجہ سے آپ اپنا تعلق خراب نہ کریں۔ میں نے ضبط کے گھونٹ بھر کر ماہم کو دیکھا اور سوچا میری بچی واقعی میں بڑی ہو گئی ہے۔ میں قاسم کے ساتھ گھر آ گئی، البتہ مجھے صرف ماہم کی فکر تھی۔ میرا شوہر تو مجھے بھول گیا تھا، اسے جیسے صرف میری جائیداد چاہیے تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ یہ ولی کا ہی ظرف تھا جو اس نے کروڑوں کی جائیداد میرے نام کر دی ہے۔ اس بات کو ہفتہ گزرا ہوگا جب ایک روز قاسم گھر میں نیا نوکر لے کر آیا۔ مجھے وہ نوکر بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نوکر کو گھر سے نکال دو، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، تو قاسم نے کہا، نہیں، یہ میرا دیکھا بالا ہے، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں اور تمہیں جو کچھ بھی لگ رہا ہے وہ سوائے وہم کے کچھ نہیں۔ میں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا کیونکہ مجھے بس ہر وقت ماہم کی ہی پریشانی رہتی تھی۔ میں جتنا اس کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتی یہی خیال آتا کہ وہ بچی خوش نہیں ہے۔ اکیلی رہ کر ایک روز میں نے دیکھا قاسم میرے پاس آیا اور باتوں باتوں میں اس نے ماہم کا ذکر ایک دم سے چھیڑ دیا۔ مجھے اچھا لگا کہ شکر ہے وہ بھی اس کے متعلق بات کر رہا ہے۔ میں نے بھی کہا، مجھے اس کی بہت فکر رہتی ہے، پتہ نہیں بیچاری اکیلے سب کچھ کیسے دیکھتی ہوگی۔ قاسم بڑی نرمی سے بولا، تو بھلا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں چپ رہی تو وہ اکساتا ہوا بولا، بتاؤ، جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں خوش ہو گئی اور کہا، میں چاہتی ہوں ماہم اس گھر میں آ جائے، یہیں پر ہمارے ساتھ رہنے لگے۔ وہ ایک بڑی ہی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں جانتا ہوں سائمہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا تمہارا، آخر کل کو تم نے یہ سب کچھ خود ہی مجھے دے دینا تھا۔ اگر میں یہ حرکت نہ کرتا تو آج یوں اس طرح تمہاری نگاہوں میں نہ گرتا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا، اور عورت تو ہمیشہ ہی معافی کے لفظ پر پگھل جاتی ہے۔ میں نے بھی اسے معاف کر دیا، جس پر وہ بولا، بس شام کو ہی جا کر تم ماہم کو ادھر لے آؤ، اور اب مزید تم دونوں کو دور رکھ کر
गुनहगार नहीं होना चाहता। मैं बहुत खुश हुई कि शुक्रिया, मेरा कासम पुराने वाला कासम मुझे मिल गया है जिससे मैंने मोहब्बत की थी, वरना शादी के बाद वो तो बिल्कुल ही इसके उल्ट रुख मुझे देखने को मिला था। मैं इसी वक्त गई और माहम को साथ चलने का कहा, मगर वो हमारा झगड़ा देख चुकी थी। इसने मना कर दिया, मगर मैंने इसे समझाया, वो अपने साथ घर ले आई। वो आना नहीं चाहती थी, मगर ये भी नहीं जानती थी कि मेरे घर आकर वो बहुत खुश थी। बल्कि ऐसे ही बड़ी दुनिया में अकेले बच्चे जो अचानक से अपनी माँ से मिल जाए, फिर उसका जो हाल होता है, माहम का वही हाल था। हम दोनों बहुत खुश थे। कासम भी हमारे साथ बहुत अच्छा रहा था। अब मुझे लगता था कि मेरा फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था। अच्छा किया मैंने वली को छोड़ दिया, क्योंकि इससे मुझे मोहब्बत नहीं थी, मगर वली को मुझसे शदीद मोहब्बत थी। मैं एक बहुत ही मतवस्त घराने से लड़की थी। बहन भाई ज़्यादा थे तो घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। अब्बा डाकिया थे तो जो आता इसमें कपड़ा रोटी ही बमुश्किल पूरा होता। जैसे तैसे करके हम बहन भाई बस थोड़ा बहुत पढ़े थे, मगर मैंने प्राइवेट पढ़ना जारी रखा और साथ ट्यूशन और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर किसी तरह घर की गाड़ी चलाने लगी। एक रोज़ मुझे स्कूल से देर हो गई, जब अचानक से भागते हुए मैं एक बड़ी सी गाड़ी से टकरा गई। इस वक्त वो मुझे जल्दी थी और मैं इस आदमी की माफ़ी सुनते ही स्कूल की तरफ भागी। चोट नहीं लगी थी, बस नीचे गिरी थी, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वली था। फिर पता नहीं कैसे वो मेरे स्कूल तक पहुंचा। वहां से मेरे घर का पता लिया और शाम को जब मैं स्कूल के बाद होम ट्यूशन पढ़ाकर घर वापस आई तो आगे बैठा अम्मा अब्बा से हंस हंस कर बातें कर रहा था। मैं इसे एक लम्हे में पहचान गई कि ये वली है। वो इतना खूबसूरत नहीं था, दरमियानी उम्र का मर्द था, मगर इतना बदसूरत भी नहीं था। अम्मा अब्बा से बातें करते हुए इसने दोबारा मुझसे माजरत की, तो मैंने कहा, जब एक मर्तबा आपने कर दी थी तो फिर घर क्यों आए? खैर, इसके ने जाने के किस तरह अम्मा अब्बा को अपने काबू में कर लिया और ठीक एक माह बाद मेरे घर मेरे लिए रिश्ता ले आया। सब लोग हैरान थे कि बिजनेसमैन मेरे लिए रिश्ता लाया है, क्योंकि इससे मैं एक नज़र में ही भाग गई थी। वैसे भी वो किसी मिडिल क्लास लड़की से शादी करना चाहता था। अम्मा अब्बा ने मेरी राय पूछी तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि किसी सूरत यहाँ शादी नहीं करूँगी। सब ने वजह पूछी तो मैंने वो वजह नहीं बताई, क्योंकि वजह तो थी मेरे पास, अगर मैं बता भी देती तो कोई मेरी एक न सुनता। एक होम ट्यूशन में कासम से मुझे मोहब्बत हो गई थी। वो इन दिनों लोगों के यहाँ बतौर हेल्पर काम कर रहा था। मैं खुद लोअर मिडल क्लास घराने से तल्लक रखती थी, तो इसका कम साथ होना मेरे लिए मायने नहीं रखता। अम्मा अब्बा ने जितना ज़ोर लगा सकते थे लगाया कि तुम्हारा घर बन जाएगा, पैसों में खेलोगी, ये होगा वो होगा। इन सब बातों को सुन सुन कर मैंने भी वली के लिए हामी भर ली और कासम को मुकम्मल तौर पर भूल गई। एक ही हफ्ते बाद मेरा सादगी से निकाह और बहुत बड़ा वलीमा हुआ, जिसमें शहर की पूरी क्रीम मदुआत थी। मैं खुद को बहुत अमीर और किसी नई दुनिया से आया को महसूस कर रही थी। ज़िंदगी गुजरने लगी। वली के साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, मगर फिर माहम गोद में आ गई और इसके बाद किसी वजह की बिना पर मैं मज़ीद बच्चे पैदा नहीं कर सकी। मेरे अंदर एक अजीब चिड़चिड़ापन आ गया। अब मैं वली से दूर दूर रहती, सिर्फ माम की खातिर समझौते की ज़िंदगी गुजारने लगी। न जाने क्यों, मगर मुझे अब कासम बहुत ज़्यादा आने लगा। फिर एक रोज़ बुरा हुआ। इस रोज़ के बाद मैंने वली को अपना शोहर मानने से ही इनकार कर दिया। हम 8वीं क्लास में थी जब मैं स्कूल से पिक करके घर वापस आ रही थी। अचानक एक आदमी मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बचा। मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को संभाला और इस आदमी की जान बचा ली। जब उतर के देखा तो देखती रह गई, वो कोई और नहीं कासम ही था। इसे देखकर जहाँ मेरी सोई हुई मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, वहीं पर कासम की आंखों में खून उतर आया। इससे पहले वो मेरा गला दबोचता। लोगों ने इसे रोक लिया, मगर मुझे मारते मारते वो ठोकर खाकर सड़क पर गिरा, जिससे इसका सर बुरी तरह से फट गया। मैंने इसे गाड़ी में लोगों की मदद से बिठाया और अस्पताल ले आई। इसकी सारे बिल वगैरह अदा किए और डॉक्टर से दरख्वास्त की कि 2 दिन से पहले इसे छुट्टी न दीजिएगा। डॉक्टर को थोड़े और पैसे दिए, साथ ही काम बन गया। मैंने माहम को घर वापस छोड़ा और इसके पास अस्पताल आ गई, मगर वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। बड़ी मुश्किल से इसने बताया कि जब मैंने वली से शादी की थी तो वो तकरीबन पागल हो गया था, घर से भाग गया, पता नहीं कहाँ दर दर की खाक छानता फिरा। बेशक वो मुझसे शदीद नफरत करने लगा था, मगर इसके दिल में मेरी मोहब्बत अभी तक जिंदा थी। तभी तो उसने शादी नहीं की थी। बस थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेता और जो पैसा बनता इससे जितने दिन गुजारा हो सकता वो आराम से घर बैठ कर करता और बाद में फिर मजदूरी करने लगता। मैं इसकी बात सुनकर रोने लगी, क्योंकि इसकी इतनी बुरी हालत की जिम्मेदार मैं थी, दूसरा कोई नहीं। मैंने इससे वादा किया कि अब इसका ख्याल मैं रखूंगी। इसे दर दर भटकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। बस वहाँ से हमारी मोहब्बत दोबारा शुरू हो गई।
वली मुझे पहले ही एक आंख नहीं बहाता था और अब तो वो मैं सारा दिन घर से बाहर रहती थी। तकरीबन 4 साल तो मैंने कासम के साथ खूब इश्क माया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, क्योंकि वली तो खुद मुल्क से अक्सर बाहर रहता था। फिर माहम को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया और मुझे मज़ीद छूट मिल गई। 8 साल में और कासम की इश्क में गिरफ्तार रहे। फिर मैंने बराखर वली से तलाक ले ली, क्योंकि अब इसे मुझ पर शक होने लगा था। मैंने इसके शक को यकीन में बदल दिया और कहा, हाँ मैं कासम से मोहब्बत करती हूँ, तो मुझे तलाक दो तो मैं इससे शादी कर लूँगी। वली ने मेरे पैर तक पकड़े कि मैं इसे छोड़ कर ना जाऊँ। शदीद मोहब्बत करता था वो मुझसे, मगर मैं इसे किसी ठोकर की तरह खुद से दूर करके चली गई। तो इसने अपनी मोहब्बत में अपनी बेटी से बदला लेना चाहा। शायद वो मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया, तभी जान से चला गया। अब माहम मेरे साथ ही घर में रहने लगी थी। एक रोज़ वो घबराई घबराई मेरे कमरे में आई और बोली, मुझे डर लग रहा है। मैंने पूछा, क्यों डर लग रहा है? तो वो कहने लगी, मुझे अपने कमरे में जब खिड़की में कोई मुझे खड़ा देख रहा था। कौन? मैंने हैरत से पूछा तो वो कासिम की तरफ देखने लगी, जो अभी अभी नहा कर वॉशरूम से बाहर निकला था। मैं इसका मतलब समझ नहीं पाई। फिर ये सिलसिला रुका नहीं। माहम बार बार मेरे पास आ जाती कि डर लग रहा है। जब मैं डर की वजह पूछती तो कहती कुछ नहीं, बस कासिम की तरफ देखने लगती। मैं अंदर ही अंदर अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गई थी। एक रोज़ मुझे माहम ने डरते डरते कहा कि इसे कासिम से डर लगता है। मैंने हैरानगी से पूछा, क्यों डर लगता है? इसने कोई बात की है क्या? माहम ने धीरे से बताया कि कासिम से अच्छी नज़र से नहीं देखता। आधी आधी रात को वो मेरे कमरे में आता है, मैं इससे डर जाती हूँ। मैं तो ये सुनकर परेशान ही हो गई। मैंने कहा, माहम देखो, जो भी हो कासिम ऐसा नहीं है। मगर वो अपनी बात पे ज़िद थी, लेकिन अब तक मैंने ऐसी कोई बात महसूस नहीं की थी। खैर, जब माहम ने मुझे ज़्यादा कहना शुरू किया तो मैंने इस मसले को सुलझाने का सोचा। अचानक ही एक रोज़ मैंने काम के लिए वहीद को आवाज़ दी। ये वही नौकर था जिसे कासिम लाया था। पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। अचानक से मेरे दिल में ये ख्वाहिश उजागर होने लगी कि इसकी और माहम की मुझे शादी कर देनी चाहिए। मैं हैरान इस बात पर थी कि पहले वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, अब न जाने क्यों अच्छा लगने लगा। इधर माम की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। दिन ब दिन वो मुझे यही कह रही थी कि कासम अच्छा नहीं है। मैं अपने और कासम के रिश्ते को तो ख़त्म नहीं कर सकती थी। सोचा माहम का ही इसको घर का कर दूँ, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। माहम से शादी के मुतल्लिक़ पूछा तो इसने हामी भर ली कि बस जल्द से जल्द कर दें, वो इस अज़ाब में मज़ीद नहीं रह सकती। मैंने पूछा, माहम क्या तुम किसी को पसंद करती हो? अगर हाँ तो मुझे बता दो, मैं वहीं पर तुम्हारी शादी कर दूँ। इसने कहा, पसंद तो कोई नहीं, मगर ये वहीद जो यहाँ पर मुलाजम की हैसियत से काम करता है, मुझे ये अच्छा लगता है। एक कशिश महसूस होती है। आप इससे पूछ कर देखें, अगर ये मान जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं बहुत खुश भी हुई और हैरान भी कि कैसी मेरी और माहम की राय मिल सकती है। भला हमने कभी एक जैसे कपड़े जूते में इत्फाक नहीं किया, कहाँ एक ही शख्स पर इत्फाक कर बैठे। मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ वहीद से बात करूँगी, मुझे उम्मीद है वो मान जाएगा। कासिम किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था। मैंने वहीद को बुलाया और पूछा, अभी तक शादी नहीं की तुमने? तो इसने कहा, जी अभी तक कोई लड़की नहीं मिली। मैंने कहा, वालिदैन से मिलना चाहती हूँ तुम्हारे, मगर इसने बताया कि वो यतीम है, इसके वालिदैन नहीं। मैंने गहरी सांस ली और खुलकर बात की कि मैं माहम की शादी तुमसे करना चाहती हूँ। वो बहुत हैरान हुआ और खुश भी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं वाकई ये बात कर रही हूँ। इसने यकीन दहानी के लिए दोबारा पूछा। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, बेशक, अभी मौलवी को ले आओ, मैं इसका निकाह तुमसे करवाना चाहती हूँ। वो हामी भर कर वहाँ से चला गया और बोला, आप जब कहेंगी मैं निकाह के लिए तैयार मिलूँगा। मैं बहुत खुश हुई कि चलो जो भी है, तमाम इंतज़ाम बड़े अच्छे से हो गया। अगली ही रात मैंने वहीद को बुलाया और इन दोनों का निकाह पढ़वा दिया। मौलवी और गवाह भी वो ले आया था। निकाह के बाद वहीद ने कहा, बीबी जी बाकी तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं अपनी बीवी को अपने साथ गाँव में लेकर जाना चाहता हूँ। उधर मेरा घर है। मेरा जवाब देने से पहले ही माम ने कहा, ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं बस इस शहर से, इस जगह से दूर जाना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर रातें बहुत खौफ में गुजारी हैं, बस किसी तरह मुझे यहाँ से ले जाओ। मैंने माहम को देखा तो इसकी हालत पागलों से कम नहीं थी। मैं वहीद को मना करना चाहती रही, मगर माहम की बात सुनकर चुप कर गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अब यहाँ रुकने वाली नहीं थी। मैंने कुछ पैसे और जेवर देकर इन्हें भेज दिया। इनके जाते ही अगले रोज़ कासम आ गया। इसने आते ही पूछा कि माहम कहाँ पर है। मैंने कहा, बस वो चली गई है, जहाँ इसका दिल किया। मुझे भी नहीं बताया। कासम ने मज़ीद कोई सवाल जवाब नहीं किए। मैं भी खुश हो गई कि शुक्र है बचत हो गई। वहीद का इसने पूछा तो मैंने बता दिया वो नौकरी छोड़ गया। जवाबन कासम ने कहा, अच्छा हुआ, हरामखोरी करता था, काम तो इससे कोई होता नहीं था। मैं पुरसकून हो गई। रात को उठी तो देखा कासम बिस्तर पर नहीं था।
پورا گھر چھان مارا مگر وہ نہیں تھا۔ میں تو بہت پریشان ہوئی، ساری رات جاگتی رہی۔ دیکھا کہ اگلی صبح وہ آیا اور واش روم میں گھس گیا۔ جب نہا دھو کر باہر نکلا تو میں نے پوچھا کہ کہاں تھے، تو اس نے بات ٹال دی۔ اب یہی ہونے لگا، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں جاتا۔ ایک شام میں چوکنا ہو کر بیٹھ گئی کہ یہ جہاں بھی جائے گا اس کے پیچھے جاؤں گی، مگر وہ گھر سے باہر جانے کی بجائے چھت پر گیا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھ کر ساری رات چھت کو دیکھا، مگر وہ صبح کے قریب ہی چھت سے اترا۔ میں بھاگ کر سوتی بن گئی اور وہ نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ 2-3 راتیں تو اسی طرح مزید برداشت کیا۔ پھر میں نے سوچا ایک مرتبہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ چھت پر کرتا کیا ہے۔ ایک روز جب وہ چھت پر گیا تو میں بھی چھپتی چھپاتی بغیر شور کے اس کے پیچھے چھت پر پہنچ گئی، مگر جب آگے گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بڑا سا گول تارے کی صورت میں دائرہ بنا ہوا ہے، اور اس دائرے کے عین بیچوں بیچ ماہم کی تصویر پڑی ہوئی ہے، اور ایک کونے پر قاسم بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہے، جبکہ دوسرے کونے پر وحید بیٹھا ہوا ہے۔ ان دونوں کی آنکھیں بند ہیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ واپس نیچے آ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، مگر اتنا ضرور جان گئی تھی کہ وہ دونوں کالا جادو کر رہے ہیں۔ ہو بھی ہوگا، دیکھا جائے گا، کم سے کم یہ دونوں سچ تو بول سکیں گے نا۔ یہ سوچ کر پولیس کو فون کر دیا۔ جب پولیس آئی تب بھی دونوں اسی صورتحال میں بیٹھے تھے۔ پولیس کے اچانک چھاپے سے گھبرا کر دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ پہلے تو وہ بتا نہیں رہے تھے، پھر پولیس کی تھوڑی سی مار کے بعد ہی قاسم نے بتایا کہ اس نے مجھ سے شادی کرنے کے بعد ساری دولت اپنے نام کروا لی تھی، بلکہ مجھ سے شادی ہی اس نے دولت کے لیے کی تھی۔ یہ وحید کوئی اور نہیں، اس کا بیٹا ہی ہے، اور یہ بات اس نے سب سے چھپائی رکھی اور بہت پہلے سے پلاننگ کر رہے تھے۔ پہلے کالے جادو سے سائمہ کا دل ولی سے برا کیا، پھر طلاق دلوائی، پھر ولی اور ماہم کے درمیان پھوٹ ڈلوائی۔ ولی مر گیا تو ماہم کو یہاں لے آئے، کیونکہ اس کی ساری جائیداد ماہم کو مل چکی تھی۔ پھر کالے جادو سے اسے ڈراتے تھے، قاسم کی شکل میں موکل اس کے پاس بھیجتے تھے تاکہ وہ ڈر جائے، اور سائمہ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ماہم اور سائمہ کے دل بھی کالے جادو کے ذریعے ہی ولی کے لیے نرم کیے گئے۔ شادی تو ہو گئی، مگر ماہم وہ جائیداد وحید کے نام نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اسی عمل پر کام کر رہے تھے کہ پولیس نے چھاپا مارا، اور پولیس نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کسی تہہ خانے میں انہوں نے ماہم کو بند کیا ہوا ہے۔ خیر کافی دوڑ دھوپ کے بعد ماہم تو نہیں ملی، مگر اس کی لاش مل گئی۔ انہوں نے جاتے جاتے اپنے عمل موکل ماہم پر چھوڑ دیے تھے، باقی وہ پیسے والے تھے اور جیل سے بھی بچ گئے۔ میں ان کا گھر چھوڑ کر ایک دارالامان میں چھپی ہوئی بیٹھی ہوں، بس دعا کرتی ہوں کہ خدا ایسا عمل کرنے والوں کو تباہ کرے، مگر جتنا قصور اس عمل کا ہے اتنا قصور ہی میرے دل کا بھی ہے، جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنا قدر کرنے والا شوہر اور بیٹی دونوں